हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीके करंट अफेयर कवर करेंगे जो कि 1 जून से लेकर 10 जून तक का होगा। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट आ जाता है दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर के लिए विकास योजना पेश की गई। इसके बारे में जानते हैं। ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर का अत्यधिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसकी सुंदरता और आगंतुक अनुभव को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा मंत्रिमंडल ने हाल ही में कोणार्क विरासत अक्षेत्र विकास परियोजना, कौन सी परियोजना? कोणार्क विरासत अक्षेत्र विकास योजना के तहत एक विकास योजना को मंजूरी दी है। 209 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ इस पहल का उद्देश्य मंदिर परिसर के आसपास के भौतिक बुनियादी ढांचे को बदलना और पर्यटकों का समृद्ध अनुभव प्रदान करना है। इस विकास परियोजना को 18 कैलेंडर महीनों के भीतर पूरा करने की तैयारी है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। सेकंड आ जाता है बेरोजगारी दर के बारे में। भारत के अंदर बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई है। इसके बारे में पढ़ते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2023 की फर्स्ट तिमाही मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च में भारत की जो शहरी बेरोजगारी दर है वो 6.8% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह पिछली तिमाही की 7.2% की दर से महत्वपूर्ण कमी है। यानी लास्ट टू लास्ट तिमाही में बेरोजगारी दर 7.2% बताई गई थी। अभी जो इसको बताया गया वो कितनी है? 6.8%। आंकड़े आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर आधारित है जो वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के संदर्भ में बेरोजगारी को मापता है। जो साप्ताहिक यानी वीकली बेरोजगारी की दर को मापता है। आंकड़े किस पर बेस्ड है? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। पीएलएफएस की शुरुआत वर्ष 2018-19 में हुई थी। शहरी क्षेत्रों में रोजगार की दर को मापता है। यह एक त्रैमासिक सर्वेक्षण है। यह 3 माह का एक सर्वेक्षण है जो बेरोजगारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर और रोजगार की स्थिति को और उद्योगों के द्वारा श्रमिकों के वितरण सहित विभिन्न श्रम बल संकेतकों पर यानी कि इंडिकेटर्स पर आधारित है। नेक्स्ट आ जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाएगा डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण। डिजिटल कुंभ संग्रहालय यानी कि म्यूजियम क्या है, इसके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग ने डिजिटल कुंभ संग्रहालय नामक एक उल्लेखनीय परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। इस संग्रहालय का उद्देश्य प्रसिद्ध कुंभ मेले के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए आगंतुकों को एक आधुनिक और गहन अनुभव प्रदान करता है। प्रस्तावित डिजिटल कुंभ संग्रहालय पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। कुंभ मेले की भव्यता का अनुभव करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक मनोरम आकर्षण का काम करेगा। यह संग्रहालय राज्य और देश दोनों की संस्कृति की गहरी समझ प्रदान करेगा। संग्रहालय में कुंभ मेले के आसपास की समृद्ध विरासत और पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित करने वाली कई गैलरी होगी। तो ये थे डिजिटल कुंभ संग्रहालय के बारे में। इसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आता है, केरल सरकार ने सौर परियोजना लॉन्च की है। इस परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम में हर छत को सौर ऊर्जा उत्पादक स्टेशन में बदलने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की है। कहाँ पर शुरू की है? केरल सरकार के द्वारा तिरुवनंतपुरम में, जो कि इसकी कैपिटल है। एजेंसी फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ANERT, के नेतृत्व में यह महत्वाकांक्षी उद्यम राज्य की राजधानी को देश के सबसे बड़े सौर शहरों में से एक के रूप में स्थापित करना चाहता है। इस परियोजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा को अपार क्षमता का दोहन करना और क्षेत्र में सस्ते श्रम की उपलब्धता के द्वारा प्रदान किए जाने वाले लागत लाभ का लाभ उठाना है। तो दोस्तों, ये था सौर परियोजना के बारे में जो केरल सरकार ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शुरू की है। अब दोस्तों पढ़ते हैं, भारत ने चौथी बार पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत ने चौथी बार पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीत लिया है।
ओमान के सलालाह में 1 जून को खेले गए फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत इस टूर्नामेंट के सबसे सफल देश बन गया है, क्योंकि इसने 4 टूर्नामेंट जीते हैं। भारत की ओर से अंगदवीर सिंह और अरिजीत सिंह होंडल ने गोल किया। पाकिस्तान की ओर से एकमात्र गोल किसने किया? बशारत अली ने। इससे पहले पुल के मैचों में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था, जो 1-1 की बराबरी पर रहा था। भारत ने सेमीफाइनल में कोरिया को 9-1 से हराया और पाकिस्तान ने मलेशिया को सेमीफाइनल में 6-2 से हराया। फिर फाइनल में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई, जिसमें भारत की जीत हुई 2-1 से। इस प्रकार से भारत चौथी बार पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीत गया। नेक्स्ट आ जाता दोस्तों 2 जून को तेलंगाना का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 जून 2023 को प्रत्येक वर्ष जो है 2 जून को तेलंगाना राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। 2014 में कब? 2014 में इस दिन यानी 2 जून को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर दिया गया था, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना। इस प्रकार से तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। इसी वर्ष यानी कि 2023 में तेलंगाना ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। किस साल? इस साल। तेलंगाना दक्षिणी भारत में स्थित भारत का एक राज्य है। तेलंगाना शब्द का अर्थ होता है तेलुगु भाषियों की भूमि। विभाजन के समय हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया था। तो फिलहाल जो है हैदराबाद जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी है। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के पहले और वर्तमान मुख्यमंत्री है। कौन? के चंद्रशेखर राव। ESL नरसिम्हन इस राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। डॉक्टर तमिलसई सौंदरराजन वर्तमान राज्यपाल है। तो ये था तेलंगाना के बारे में और उसकी स्थापना दिवस के बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है 5 जून। 5 जून को हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। हर साल जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। यह पर्यावरण मुद्दों और उससे निपटने के लिए की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विश्व स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी आइवरी कोस्ट ने की है। इस दिवस को बीट प्लास्टिक पोल्यूशन के तहत मनाया जा रहा है। जून 1972 में कब? जून 1972 में मानव पर्यावरण सम्मेलन यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। यह दिन पहली बार 1974 में मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? 1974 ईस्वी में। और तब से यह 100 से अधिक देशों में व्यापक रूप से मनाया जाता है और ये अच्छा भी है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पहली बार कब मनाया गया? 1974 ईस्वी में। और इस बार किस देश ने इसकी मेजबानी की? आइवरी कोस्ट ने। अब दोस्तों पढ़ते हैं गैलरी टेस्ट के बारे में। गैलरी टेस्ट क्या है? हाल ही में एक परीक्षण किया गया जिसमें केवल एक रक्त परीक्षण ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने की उल्लेखनीय क्षमता दिखाई है। किसमें? गैलरी टेस्ट में, जिसमें 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता एक साथ लगाया जा सकता है। गैलरी परीक्षण के द्वारा सकारात्मक मामलों के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत में उच्च सटीकता दर कैंसर की मूल साइट की पहचान करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस रक्त परीक्षण के माध्यम से संदिग्ध लक्षणों वाले 5000 प्रतिभागियों में से 2/3 यानी कि 60.6% कैंसर की सटीक पहचान की गई। उल्लेखनीय रूप से इनमें से 85% सकारात्मक मामलों में गैलरी परीक्षण ने कैंसर के मूल स्थान को सफलतापूर्वक इंगित किया। गैलरी परीक्षण सिर और गर्दन, आंत्र, फेफड़े, अग्नाशय, गले को प्रभावित करने वाले कैंसर का पता लगाने में विशेष दक्षता प्रदर्शित करता है। तो यह था गैलरी टेस्ट के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपने उड़ीसा ट्रेन हादसे के बारे में सुना होगा। इसके बारे में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस दुर्घटना में क्या हुआ था। उड़ीसा के बालासोर जिले में 2 जून को रेलगाड़ी दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। यह दुर्घटना 2 जून को 7 बजे हुई जब शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनागा स्टेशन पर एक मालगाड़ी से टकराने के बाद पलट गई। इसके कुछ मिनट बाद ही इस स्थान पर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन भी पटरी से उतर गई, क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस के
कुछ बोगियां साइड में पलट गई थी, जिसके कारण बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन भी पटरी से उतर गई। इस ट्रेन दुर्घटना ने रेलवे प्रणाली में लागू किए गए सुरक्षा उपायों और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया है। कैसे? रेलवे प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय सिक्योरिटी सिस्टम है। इस प्रणाली का यह उद्देश्य है कि मार्ग सुरक्षित साबित होने पर ही ट्रेनों को आगे बढ़ने का संकेत मिलता है, सिग्नल मिलता है। बालासोर में दुखद रेल दुर्घटना इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुई थी। विवरण निर्धारित करने और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए फिलहाल एक जांच चल रही है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त को ट्रेन हादसे की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह निकाय घटना की गहन जांच करेगा और सबूत इकट्ठा करेगा और दुर्घटना में योगदान देने वाले कारकों का निर्धारण करेगा कि यह किस कारण हुई है। ट्रेन दुर्घटना में लगभग 288 लोगों की जान चली गई है, जबकि 1000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। यात्री ट्रेनों के 17 डिब्बे जो पटरी से उतर गए और गंभीर क्षति हुई। कई इकाइयों की सहायता से बचाव अभियान भी चलाया गया। 7 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की 5 टीमें थी, 5 ORDF की टीमें थी यानी उड़ीसा आपदा रैपिड एक्शन फोर्स, और 24 अग्निशमन सेवा यानी कि फायर सेक्शन, फायर टेंडर्स सेवा में लगे हुए थे और आपातकालीन इकाइयों ने बचाव और राहत के प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो दोस्तों, ये था उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटना के बारे में। आगे चलते हैं। दोस्तों, आजकल आपने खाप के बारे में बहुत सुना होगा। खाप क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। खाप जो है उत्तर भारत में प्रभावशाली सामाजिक संगठन है जो विवादों को निपटाने और सामाजिक रीति रिवाजों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी व्यापक पहुंच और प्रभाव के कारण वे क्षेत्रीय राजनीति में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। खापों को लंबे समय से पारिवारिक और ग्रामीण विवादों को सुलझाने में मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने समुदाय के बीच सद्भाव बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, चाहे वह भूमि, वैवाहिक मुद्दे या फिर अन्य पारिवारिक मामलों से संबंधित विवाद हो। खाप पूरी लगन से ऐसे प्रस्ताव को प्राप्त करने की दिशा में काम करती है। इसमें शामिल सभी पक्षों को संतुष्ट करती है। उत्तर भारत लगभग 300 प्रमुख खापों का घर है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों को शामिल किया गया है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड राज्यों में जड़े जमाए हुए खाप अपने गोत्र या निवास स्थान के आधार पर उनसे जुड़े लोगों की महत्वपूर्ण संख्या से प्रभाव प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों पढ़ते हैं भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज MV एम्प्रेस के बारे में, जिसने अपनी पहली यात्रा शुरू की। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत यानी कि MV एक्सप्रेस ने चेन्नई शहर से अपनी पहली यात्रा शुरू की। कहाँ से? चेन्नई शहर से। प्रस्थान समारोह में केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल उपस्थित थे, जिन्होंने इसे झंडी दिखाकर रवाना किया। 17.21 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह अत्याधुनिक सुविधा 2800 वर्ग मीटर में फैली हुई है। यह क्रूज जो है यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आधुनिक सुविधाओं की मेजबानी करती है। अपने विशाल आंतरिक सज्ज और कुशल सेवा के साथ टर्मिनल में लगभग 3000 यात्रियों को समायोजित करने की क्षमता है। नेक्स्ट आता है RBI के द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा की गई, जिसमें रेपो रेट कितनी रखी गई? 6.5%, जो कि अपरिवर्तित थी, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं किया था। रेपो दर क्या होती है? जिस दर से RBI बैंकों को, भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं उनको लोन देती है, उसकी ब्याज दर है, उसकी ब्याज दर रेपो दर कहलाती है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6 से 8 जून को मुंबई में हुई थी। बैठक की अध्यक्षता बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की थी। यह चालू वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 की दूसरी द्वैमासिक यानी कि मई से लेकर जून तक मौद्रिक नीति की सेकंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा बैठक थी। फिर से बता देता हूँ, वित्त वर्ष क्या होता है? वित्त वर्ष हर साल जो है अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल तक मार्च तक यह चलता है, जो कि 12 महीने का एक वित्त वर्ष होता है। इसलिए इसको लिखा जाता है 2023-24। और द्विमासिक यानी कि 2 महीनों की इसमें समीक्षा की गई। इसे बोला जाता है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें रेपो दर, रिवर्स रेपो दर,
CRR, SLR, बैंक रेट, ये सब दरें इस मीटिंग में तय की जाती है। इस बैठक में RBI ने नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। जिसमें फर्स्ट आ जाता है मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस में किया जाएगा? भारत में। भारत में 27 साल के अंतराल के बाद मिस वर्ल्ड पेजेंट का आयोजन किया जाएगा। भारत में पिछली बार वर्ष 1996 में इस इंटरनेशनल पेजेंट का आयोजन किया गया था। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के CEO और चेयरपर्सन जूलिया मार्ले ने इसके बारे में जानकारी दी है। मिस वर्ल्ड पेजेंट का यह 71वां संस्करण होगा। मौजूदा मिस इंडिया वर्ल्ड साइने शेट्टी इस बार के मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। मौजूदा मिस वर्ल्ड पोलैंड की कैरोलिना बेलावास्का है। सेकंड आ जाता अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन के बारे में। यह नाम इसको किस देश के द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? बांग्लादेश के द्वारा। अरब सागर में उठा बिपरजॉय साइक्लोन गोवा से लगभग 850 किलोमीटर पश्चिम में है और मुंबई से लगभग 900 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यह साइक्लोन कर्नाटक में, गोवा में और महाराष्ट्र के समुद्री तट तक 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दस्तक देगा। बिपरजॉय बांग्लादेश के द्वारा सुझाया गया था और इस शब्द का अर्थ होता है आपदा, जो कि एक बंगाली शब्द है। नेक्स्ट आ जाता है अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? केरला। तो केरला अपने खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन ने राज्य में केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की शुरुआत की है, जिसमें यूजर्स को 1 Gbps की स्पीड मिलेगी। कितने की स्पीड मिलेगी? 1 Gbps की। केरल सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क केरल सरकार ने केबल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क नाम से नई सेवा की शुरुआत की है। और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रपति मुर्मू को हाल ही में किस देश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? किस देश के द्वारा किया है? सूरीनाम के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने इस बात की घोषणा की। मुर्मू 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर सूरीनाम पहुंची है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट के माध्यम से बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, जिसमें हमने 11 जून से लेकर 20 जून तक का करंट अफेयर कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।